So, hello and welcome back to my channel. I'm Mona Gupta, CA finalist, and yesterday I have given SPM Set A Law paper, and it was my second attempt. In first attempt, I could not cleared, and as I scored 46 marks on my previous attempt, and in this attempt I scored 54 marks. So in this video, I will tell you the whole strategy that how I prepared for this subject. So starting with the lectures or the material that I referred. Personally, I referred Harsh Gupta sir for both the company law and the other law. Starting with the other law, so for सभी के लिए I went with the professional अड्डा, एक चैनल है जिसमें ऑलमोस्ट 4 pages में वो आपका सभी कंप्लीट है. ऑल्दो इट वॉज नॉट अ फुल डिटेल लेक्चर बट स्टिल जितना था उसमें आई थिंक वॉज इनफ था टू कवर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि सभी बहुत बड़ा है और विद द पैसेज ऑफ 10 to 15 days में पूरे कंपनी लॉ को एंड अदर लॉ को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना आई थिंक वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी. सो आई पर्सनली वेंट फॉर दैट शॉर्ट वीडियो सभी के लिए. फॉर अदर चैप्टर्स मैंने हर्ष गुप्ता सर के डिटेल लेक्चर्स देखे थे, लाइक फेमा, FCRA, IBC. मैंने वो हर्ष गुप्ता सर के बुक से किया था एंड उनका कॉम्पैक्ट बुक है, आपको वो मिलेगा इन जिसमें यहाँ सब कुछ कवर रहता है. तो पहले आप अदर लॉ पूरा कंप्लीट कर लेना अच्छे से, और उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद आप कंपनी लॉ में जाना, क्योंकि कंपनी लॉ आते आते आप अदर लॉ पूरा भूल जाओगे. तो पहले सबसे पहले आप अदर लॉ से उठाना, 4 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लेना. विद इन 2-3 days में आपका अदर लॉ कंप्लीट हो जाएगा. देन यू कैन गो विद द कंपनी लॉ. कंपनी लॉ में चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 एंड द चैप्टर नंबर 7 वाइंडिंग अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये 4-5 चैप्टर से आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो सबसे आएंगे. बाकी जो NCLT है, डॉर्मेंट कंपनी है, निधि कंपनी एंड जो इंस्पेक्शन वाला जो छोटा मोटा चैप्टर्स है उससे हार्डली 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो पहले आपको ये दोनों पहले कंप्लीट कर लेना. उसके बाद फिर आप स्टार्ट करोगे MCQ PDF से. श्री विकल्प गुप्ता के PDF है एंड दैट PDF इज वेरी गुड PDF. लाइक उसमें अराउंड कंपनी लॉ में 250 क्वेश्चंस है एंड जो अदर लॉ है उसके हर पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 30 या 35 MCQs है. आप वो सॉल्व कर लेना. इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि जब आप चैप्टर्स पढ़ोगे तब तो आपको ऐसे फर्स्ट टाइम गो रीडिंग वाला रीड जाएगा. उसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है. फोकस मेनली आपका ये रहना चाहिए कि नंबर ऑफ डेज और जो इनसाइडर पेनाल्टी है, मतलब नंबर ऑफ डेज पे आप ये ध्यान देना कि 30 days हो रहा है तो कहाँ से वो 30 days कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. लाइक वो आपको पता रहेगा कि 45 days होगा, 60 days होगा, पर वो 45 days 60 days कहाँ से. तो फ्रॉम द ऑर्डर, जब ऑर्डर पास किया जाएगा वहां से 30 days, वहां से 45 days, ये सब चीज पे ध्यान देना है कि 30 days कहाँ से स्टार्टिंग होने वाला है, ये 45 days कहाँ से स्टार्टिंग होने वाला है. आपको उसमें बहुत कंफ्यूजन होगा कि ये कौन सा डेट कहाँ से स्टार्ट होने वाला. लाइक वो बता देंगे कि ईमेल इतना दिन को आ गया था पर पेंडिंग था या ऑर्डर पास नहीं किया गया था, तो फिर आपको ये सब चीज़ में कंफ्यूज कर सकते हैं. तो आप वो जब वो PDF पढ़ोगे उसमें नंबर ऑफ डेज लिखे रहेंगे सिर्फ कि 30 days है, 45 days है, पर आप जब नोट्स पढ़ोगे आपको उसमें समझ में आएगा कि वो 30-45 days कहाँ से. तो आप ये PDF बहुत केयरफुली पढ़ना, जो भी हर्ष गुप्ता सर के PDF है कॉम्पैक्ट बुक का, आपको वो केयरफुली पढ़ना. वंस यू आर कंप्लीटेड विथ द कंपनी लॉ, आप एक बार फिर से अदर लॉ, अगर आप भूल गए हो तो लाइक 2-3 दिन हो गया है और कंपनी लॉ खत्म होते होते हम अदर लॉ भूल जाते हैं, तो एक बार आप फिर से कंपनी लॉ कंप्लीट करने के बाद आप अदर लॉ पे एक बार शिफ्ट करना. फिर से अगेन सर के वीडियो आप देख सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि हम भूल गए हैं ये कंपनी लॉ पढ़ने के बाद, आपको उतना ज़्यादा फ्रेश याद नहीं आ रहा, लाइक मुझे पर्सनली फर्स्ट टाइम जब मेरा था एग्जाम तो उस समय मैंने तो कंपनी लॉ किया, उसके बाद फिर कंपनी लॉ करने में मुझे 3-4 दिन लग गए थे, तो मैं अदर लॉ पूरा भूल चुकी थी एग्जाम आते आते. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार फिर से अदर लॉ को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए था. तो जब मैं पढ़ रही थी तो उतना ज़्यादा रिविजन नहीं हो पा रहा था मेरा, तो मैंने फिर से एक बार यूट्यूब वीडियो चला के उनके देख लिए थे ओरली. लाइक देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आपको जो जो कंसेप्ट है ना आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखो. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको जो सेंटेंस लिखा हुआ है आपको एग्जैक्टली वो सेंटेंस याद है, क्योंकि इट्स एन MCQ सब्जेक्ट है और MCQ में आपको आंसर देना है. आपको डिटेल अगर आप हिंदी में भी वो सब्जेक्ट को और वो टॉपिक को समझोगे तो आपका काम हो जाएगा. आपको बहुत ज़्यादा एकदम इंग्लिश में समझने की नीड नहीं है, आप हिंदी में भी समझोगे. लाइक मैं तो एकदम हिंदी में ही सब चीज़ समझ के गई थी कि यहाँ से इतने दिन में ऑर्डर जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकता है NCLT को फॉर इन्वेस्टिगेशन, मतलब सब मैंने हिंदी में ही अंडरस्टैंडिंग किया.
फर्स्ट टाइम तो मैंने ये तीन चीज़ ही की थी, लाइक कंपनी लॉ किया, अदर लॉ किया, और वो पीडीएफ किया था, एमसीक्यू के पीडीएफ। पर फर्स्ट टाइम तो मेरा हो नहीं पाया था, 46 मार्क्स आए, और तो मुझे फिर अब समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ कवर हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, लाइक मैंने जब मैं एग्जाम देने गई थी तो कोई कोई क्वेश्चन जो है मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होता, और मे बी मैंने रॉन्ग भी मार्क करके आया था एग्जाम से। तो उसके बाद जब मैं घर आई तो जितने भी क्वेश्चन मुझे याद थे ना, मैंने एक पेपर में लिखा और फिर चैट जीपीटी से पूछा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस फिर उस समय समझे कि हाँ, इसमें ये आंसर होता है, इसमें ये आंसर होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम, अगर आपका नहीं हुआ और अगर सेकंड टाइम आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि फर्स्ट टाइम आपका कौन सा क्वेश्चन आया था और आपको उसके आंसर नहीं आते थे। लाइक 2-3 क्वेश्चन तो आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में रिपीट हो सकता है। लाइक मैंने कल एग्जाम दिया, तो मैंने जब पिछला एग्जाम दिया था उससे 3 क्वेश्चंस मेरे इस एग्जाम में एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच किए। तो अगर आपका भी ऐसा हुआ कि बाय लक अगर आपका 3-4 क्वेश्चन मैच कर गया आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट से, तो बहुत अच्छा होगा ना, कि अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस पे अगर आप अच्छे से कर पाओ, आपको याद रहे। तो जब भी आप एग्जाम दे के आओ, अगर फर्स्ट बार में नहीं हुआ, या आपको जितना भी याद है क्वेश्चन, आप उतना लिखो और उसका आंसर आप फाइंड करो। मैंने 3-4 यूट्यूब में वीडियोस भी रेफर किए थे जिसमें पास्ट क्वेश्चंस आंसर बताए जा रहे थे कि 2-3 अटेम्प्ट पहले, मतलब 2-3 मंथ पहले कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। तो उसमें से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैच नहीं किया मेरा, पर फिर भी मैंने एक बार देख लिया था वीडियो कि कोई कोई तो बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट सेम आंसर, आपको सेम क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, पर फ्रॉम दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि अच्छा इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकता है, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन बन सकता है। लाइक सेबी से तो इनसाइडर वाला वो आएगा ही आएगा, हर पिछले बार भी आया था इनसाइडर से मेरा, इस बार भी इनसाइडर से आया ही। और सेबी में फिर ये आएगा कि जो अगर सेबी के आप ऑर्डर से खुश नहीं हो तो आपको कहाँ पे ऑर्डर, आप कहाँ पे फिर से अपील कर सकते हो, तो सैट में, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप कर सकते हो विद इन 45 डेज। तो ये सब, ये 2 क्वेश्चन सेबी से था, और भी सारे क्वेश्चन थे। एंड नाउ हाउ टू अटेम्प्ट योर पेपर। लाइक मैंने इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल केस, व्हाट आई डिड इज कि मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा किस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन आई सर्च द करेक्ट आंसर इन दैट ऑप्शन, 4 ऑप्शन। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना लंबा केस स्टडी पढ़ने से अच्छा है कि लाइक मैंने फर्स्ट टाइम तो पूरा केस स्टडी पढ़ा था, सेकंड टाइम जब मैं एग्जाम देने गई तो मुझे समझ में आया कि केस स्टडी पढ़ने से फायदा नहीं है, क्योंकि आप इतना लंबा केस स्टडी होता है दैट व्हेन यू विल गो टू आंसर द क्वेश्चन, आप पहले से सारा वो क्वेश्चन भूल चुके रहते हो। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको उसके ऑप्शन आ जा रहे हैं, अगर वो आपको करेक्ट आंसर मिल जा रहा है, तो आपको मतलब केस स्टडी पढ़ने की नीड नहीं है। आप लास्ट में एक बार पढ़ सकते हैं फॉर द रीचेक कि जो आपने मार्क किया वो सही भी है कि नहीं। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चन रीड किया और आंसर ऑप्शंस देखा, तो मतलब ऑप्शन से मिल रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा केस स्टडी पढ़ा भी नहीं था। देन व्हाट, तो वेन एवर यू आर सॉल्विंग द MCQs, तो एलिमिनेशन मेथड बहुत हेल्प करता है। लाइक 4 ऑप्शंस में तो 2 ऑप्शन तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये दोनों होना भी चाहिए। उसके बाद जो 2 ऑप्शन लगेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है नंबर ऑफ डेज उसमें कभी 30 डाल दिया, कभी 60 डाल दिया, तो ये दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होगा। और आप नंबर ऑफ डेज में ही बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको। फॉर्म नंबर भी वो दे देते हैं कि फॉर्म कौन से फॉर्म में जाना चाहिए, नंबर ऑफ डेज दे देंगे, तो इस वे से वो आपको कंफ्यूज करेंगे। पर अगर आपको एग्जैक्ट डेट पता है तो अब वह कंफ्यूजन वाली नीड ही नहीं है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम जब मैंने बुकिंग किया था तो वो 4 से 7 बजे का टाइमिंग मैंने बुक किया था। तो मैं जब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गई तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन पेपर कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्टेड किया था उससे कुछ ज़्यादा ही हार्ड आ गया है क्वेश्चन पेपर। तो जब मैंने नेक्स्ट बार जब बुक किया ना, तो मैंने वो सुबह वाला टाइम बुक किया था, वो 8 से 11 बजे का टाइमिंग, और मुझे एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा ईजी लगा वो शाम वाले। तो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी कि डिफरेंस क्या है दोनों के क्वेश्चन में, क्या डिफरेंस है। तो बस एक्सपेरिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने वो पहले शाम वाला बुक किया था, और फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं एग्जाम देने गई तो मैंने सुबह वाला टाइम बुक किया, बस ये देखने के लिए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब ये लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहता है। शाम वाला थोड़ा हार्ड, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरा मेंटालिटी था कि शाम वाला क्वेश्चन में आई थिंक लगता है ज़्यादा ही हार्ड क्वेश्चन आ गया मेरे लिए। तो मैंने वो किया था कि फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट बार मैंने वो सुबह वाला टाइमिंग बुक किया था। सो अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दिए हो और अगर नहीं हुआ आपका, और अगर आप सेकेंड टाइम के लिए जा रहे हो, तो आप ये चीज़ बिल्कुल करना कि रिपीटेड क्वेश्चंस आप डेफिनेटली देखना कि वो पास्ट 2-3 मंथ्स में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस
पूछे जाते हैं। लाइक मैंने भी 2 बार एग्जाम दे के ये तो एक्सपीरियंस किया है कि यस रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेरे अटेम्प्ट में 2-3 क्वेश्चन मैच हुआ है, तो आपके अटेम्प्ट में भी हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए। तो आप रिपीटेड क्वेश्चंस वाला एक पीडीएफ होगा, आई विल अटैच दैट पीडीएफ। मैंने वो एक चैनल से लिया था, तो मुझे वो पीडीएफ से तो बहुत ज़्यादा मैच नहीं किया था, बट यू विल गेट दैट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ अगर ये सब कंसेप्ट भी आए तो यू कैन टैकल इट। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दोगे, तो यू कैन गेट दैट. So at last, I will tell you the whole sequence that how you should prepare for this paper. First, go with the other law, then company law, both from हर्ष गुप्ता सर. एंड हर्ष गुप्ता सर के पास ना वो वाइंडिंग अप वाला चैप्टर नहीं, सर ने नहीं कराया, तो आप वो शुभम सिंगल सर के वीडियो से कर सकते हो. देन थर्ड नंबर, आप वो एमसीक्यू पीडीएफ जो सीए विकल्प गुप्ता सर का, आप वो रेफर करना. अगर आप सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हो तो आप रिपीटेड क्वेश्चन 2-3 मंथ्स के जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी आपको मिले आप उसके पे जाना. लाइक एक टीचर होंगे जिनका ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर होगा, जिसमें वो सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस ही आपको प्रैक्टिस कराएंगे. या तो 2-3 स्टूडेंट और भी होंगे जिन्होंने अपना एग्जाम दे के आया है और उन्होंने आपके साथ आपका क्वेश्चन शेयर किया है, तो आप उनके भी क्वेश्चन आप देख सकते हो सकता है उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम पे हिट कर जाए. तो yes, these were the strategies that I followed in first attempt and also in the second attempt. Second attempt में I was very conscious कि इस बार मेरे से कोई भी टॉपिक ना छूटे. एंड yes, one thing is more that अगर आपको लग रहा है कि सभी उस 3 पेज के पीडीएफ से नहीं करना चाहिए एंड लॉन्ग वीडियो से आपको करना है, देन ऑल्सो यू कैन गो विथ. मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी था कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपनी लॉ पढ़ के इतना एग्जॉस्टेड फील हो गया कि मैंने लास्ट में किया. तो मैंने सोचा कि अब इतना लंबा चैप्टर करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है, तो आई गो विथ दैट 3-4 पेजेस वाला पीडीएफ. सो यस, एंड उससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सभी के, ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन तो मुझे उससे मिले. एंड यस, इन माई दिस अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 54 मार्क्स एंड यस पास हो गई. बिकॉज लॉ में बहुत अटेम्प्ट लगते हैं. लाइक मैंने बहुत जनों के देखे हैं कि पहला में तो बहुत रेयर ही हो जाता है अगर उन्होंने बहुत मेहनत की है तो सेकंड बार में मुझे भी था कि मुझे सेकंड टाइम भी बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं सेकंड टाइम भी होगा कि नहीं होगा. बट येस, बाय द गॉड ग्रेस आई passed that exam. So now I will share you the expected questions. मतलब मेरे अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे. तो फ्रॉम सेबी से मेरा वो सैट वाला क्वेश्चन आया था कि अगर कोई सेबी के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है. तो सैट में सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में. देन इनसाइडर ट्रेडिंग का पेनाल्टी कितना है. कि एक क्वेश्चन था पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से. लाइक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है बट उन्होंने अपने स्टेटमेंट ऑफ पीएल में नहीं दिखाया है. बैलेंस शीट में उन्होंने दिखाया बट पीएल में नहीं दिखाया. तो दैट इज वैलिड और नॉट. तो नो, इट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन एक एक्सपेंसेस है और वो आपको पीएल में दिखाना पड़ता है, आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना रहता है. तो दैट वॉज द क्वेश्चन. और एक क्वेश्चन था कि वो होटल फॉरेन, एक होटल है वो फॉरेन करेंसी वो एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं. मतलब लाइक फॉरेन पीपल आए हैं होटल में स्टे करने के लिए, तो वो कंपनी वो होटल जो है वो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती. तो हाँ वो कर सकती है व्हेन दे हैव द लाइसेंस टू एक्सेप्ट इट. और उसमें क्वेश्चन में था कि अभी लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई किया है बट उन्हें लाइसेंस मिला नहीं है, तो वो अभी के लिए वो फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बट इन फ्यूचर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं. और भी ये क्वेश्चन था लाइक कि पार्टली पेड अप शेयर्स एंड होली पेड अप शेयर होल्डर्स है, तो कौन वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर सकता है. तो पार्टली पेड अप शेयर्स जो है कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटरीज बन सकते हैं और पार्टली पेड अप शेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट द कॉन्ट्रीब्यूटरीज. वो कॉन्ट्रीब्यूटरीज नहीं बन सकते, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स ही कॉन्ट्रीब्यूटरीज बन सकते हैं. और वो इनसाइडर पेनाल्टी था, और ये भी था इनसाइडर में सभी का जो इनसाइडर है कि उन्होंने कुछ चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उन्हें इनसाइड द कंपनी रखनी थी, और उनका 2-3 मेंबर जो है वो कहीं तो वो पार्टी में गए और उन्होंने वो जो डिटेल था, वो जो डॉक्यूमेंट्स था उन्होंने शेयर किए अपने फ्रेंड्स के साथ. तो क्या ये इनसाइडर ट्रेडिंग है कि नहीं. तो यस, ये इनसाइडर ट्रेडिंग है और उनके लिए पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी उन्हें. ये सब क्वेश्चन. अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है फ्रॉम द फॉरेन कंट्री तो आप वो कितना तक आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो. लाइक 1 लाख तक का तो गिफ्ट हमारे पास एग्जेम्प्ट रहता है, तो वो सब पे गिफ्ट पे क्वेश्चन था. देन सेबी का तो मैंने बोल दिया पेनाल्टी था, एफसीआरए का भी हो गया, गिफ्ट वाला पर्पस था. एंड
कि आपका FCRA का रजिस्ट्रेशन कितने टाइम में कैंसिल हो जाता है। तो 3 साल में कैंसिल मतलब कैंसिल हो जाने के बाद आप 3 साल तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो फिर उसके लिए। देन फेमा का फॉरेन एक्सचेंज एक्सेप्ट करना है कि कितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो। देन ये सब था। और IBC में वो नंबर ऑफ डेज, NCALT को कितना टाइम में देगा, तो 30 डेज में देगा। देन वो फिर सुप्रीम कोर्ट में कब वो अपील कर सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन था। और कंपनी लॉ में तो वो इंडिपेंडेंट वगैरह वाला था। और बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहे, पर हाँ वाइंडिंग अप पे था कि वाइंडिंग अप का जो रिपोर्ट है वो सबमिट करना रहता है विद इन 60 डेज टू, और एक्सप्रेस करना रहता है अपना व्यू उस पर टू द NCLT को। मतलब ये सब सारे क्वेश्चन थे मुझे। मैं सो यस, दैट्स ऑल द फुल स्ट्रैटेजी ऑफ द सेट ए लॉ, कि that how you can prepare for the subject. And yes, whenever you are reading the lectures and going through the PDFs and the lectures and with the compact book of हर्ष गुप्ता, जब भी आप lectures देख रहे हो आप compact book सामने रखना। जब भी वो समझा रहे हैं पहले अच्छे से समझ लेना कि उस कंसेप्ट में सर बोल क्या रहे हैं, देन आप वो मार्क कर लेना अपने कॉम्पैक्ट बुक में। एंड येस, प्लीज़ डू अ फोकस रीडिंग, क्योंकि ऊपर से करके जाओगे आपको समझ नहीं आएगा एग्जाम में एंड यू विल स्टक। तो ये बेटर है कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ो या सेकेंड टाइम पे अगर पढ़ रहे हो तो बी वेरी कॉन्शियस एंड डू द एक्टिव स्टडी, कि आप कहीं एब्सेंट माइंडेड कुछ भी मत करना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप से आ रहे हैं। और अगर आप ओवर से पढ़ के जाओगे ऊपर से, तो मतलब वो ऊपर ही से जाएगा, मतलब फिर आपको वो पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो गया था क्योंकि कुछ मेरे गलती की वजह से हो गया था। लाइक मैंने कुछ क्वेश्चंस में सही मार्क किया था, फिर मुझे कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, जिसके कारण फिर मैंने वो रॉन्ग आंसर मार्क करके मैं आ गई थी। तो आप ये सब चीज़ बहुत स्पेसिफिकली देखना कि आप वो पढ़ रहे हो। तो लाइक 180 एक था कि वो इंडिया PROI है या POI है, तो 182 डेज एग्जैक्ट हो रहे थे, तो आपको मोर देन 182 डेज चाहिए, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, आपको ये सब ध्यान देना है। और ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली देखना है कि किस में ग्रेटर है, किस में मोर है, किस में इक्वल है, तो ये सब चीज़ आप ध्यान देना। So yes, all of these video about. So yes, I will meet you in the next video. I will also share the next video on that how I prepared for the costing paper, like set B paper. So yes, I will meet you in my next video. Abhi ke liye bye. And also please share your view that whether my strategy helped you in scoring good marks in your exams or not. Please do share this.